हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैरेज एजुकेशन। आज के इस क्लास में देखेंगे पीएससी सीरीज का पार्ट नंबर 44 जनरल स्टडीज का पोर्शन रहता है, जहां पे आपको पता होगा झारखंड जीके के साथ साथ जनरल स्टडीज और करंट अफेयर भी इंक्लूड रहता है। बट आजकल की क्लास में करंट अफेयर नहीं डाल रहा हूं, पहले एग्जाम का आपका नोटिफिकेशन आ जाए उसके बाद मैं लास्ट 6 मंथ्स कवर करूंगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, आज का क्लास में जितना भी क्वेश्चन है वह एसएससी एमटीएस के एग्जाम से उठाया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्लास नंबर 44। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पहला जो सेक्शन आता है हम लोग का इंपॉर्टेंट डेज वाला में, तो पहला आता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो 1 फरवरी को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना किया गया था, उसी के उपलक्ष्य में इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसको हिंदी में विश्व नम भूमि दिवस आप लोग बोलते हैं। 1971 में एक रामसर कन्वेंशन हुआ था, आपको आइडिया होना चाहिए। ईरान में रामसर एक जगह है, तो वहीं से जो है से वेटलैंड का कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें हमको क्या करना होता है कि वेटलैंड को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और वेटलैंड अगर प्रोटेक्ट नहीं होगा तो फ्लोरा और जो फौना होता है वो हट जाएगा और बायोडाइवर्सिटी जो है हमारा पृथ्वी पर वह जो है से हैम्पर हो सकता है। इसी के लिए वर्ल्ड वेटलैंड्स डे हम लोग मनाते हैं। और इसके तहत आपको पता होगा रामसर जो कन्वेंशन हुआ था, तो रामसर साइट्स भी आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि इंडिया में देखिएगा कि तो है 75 अभी करेंटली में रामसर साइट है। और सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वह तमिलनाडु में है, वह 14 है। इसको याद रखिएगा। इंडिया में लेटेस्ट अभी 2022 में देखिएगा लगभग एग्जैक्टली मुझे डेटा याद नहीं है, शायद हो सकता है 22 या 28 होगा, लेकिन टोटल अभी 75 है। तो 2022 में जो है से ज़्यादा ऐड हुआ था, तो अब संख्या जो है से टोटल जो है 75 हो चुका है रामसर साइट इंडिया में। तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और थीम जो 2023 का है वह है क्लोज द केयर गैप। तो क्लोज द केयर गैप इसका थीम है, इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड कैंसर डे का थीम 2022 का लेटेस्ट है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ल्ड पल्सेस डे दाल का दिवस है, 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी नेशनल पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कानपुर में देखने को मिलेगा। नेशनल डी वार्मिंग डे मनाया जाता है 10 फरवरी को, तो इसको याद रख सकते हैं। डी वार्मिंग डे यानी कि जो वर्म की चलती बीमारी हो जाता है उसको लेकर हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेज वाला सेक्शन में इतना कवर हो चुका है। और आते हैं बुक्स एंड ऑथर वाला का सेक्शन। तो अरेबिक नाइट्स है, अराउंड द वर्ल्ड इन 18 डेज है, और ये 80 डेज है। और ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है, शायद एक्साइज में या किसी एग्जाम में शायद इसको पूछा गया था, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। और ऑटोग्राफी मतलब जीएसएससी के एग्जाम में पूछा गया था इस वाला क्वेश्चन, जो 2nd नंबर का बुक है। दूसरा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, और उसके बाद गीता रहस्य है, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और इंडियन फिलोसफी। 2 बुक है जिसके राइटर एक ही हैं, और एक न्याय शास्त्र है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, फेमस बुक है, और बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए इसको मैच कर लीजिएगा। अरबिक नाइट देखिए यहाँ पे रिचर्ड बुटन के द्वारा लिखा गया है, तो 1 के भी चला जाएगा। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डे ये लिखा गया है आपको जूल्स वर्ने के द्वारा, लिखा गया है, यहाँ पे 2 का ही चला जाएगा। उसके बाद है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, यह जो है नीरज सी चौधरी का है। ओके, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, तो 3 का चला जाएगा। ये 4 का देखिए गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक लिखे हैं, तो 4 का यहाँ पे सी चला जाएगा। ओके ना। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जो है से लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी जो है से लिखा गया है। ओके, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल में लिखा गया था जरा ये बताइएगा। उसके बाद है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और इंडियन फिलोसफी, यह सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा जो है, जो कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, आपको पता होना चाहिए। ओके ना, तो यही था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो वही लिखे हैं हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और इंडियन फिलोसफी। ओके, इसको याद रखिएगा। और न्याय शास्त्र भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। तो ये हो गया आपका बुक्स एंड ऑथर वाला सेक्शन। अब आइए देखते हैं जनरल स्टडीज का, जनरल नॉलेज का पोर्शन में, जो कि एसएससी एमटीएस के एग्जाम से उठाया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। Which festival is dedicated to sun god and his wife उषा। सन गॉड और उनकी वाइफ उषा है, उससे उनसे रिलेटेड जो है कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, और आपको पहले भी एक जेएसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो छठ पूजा है वह किस भगवान को समर्पित है, तो वह सन गॉड को समर्पित होता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। तो छठ पूजा याद रखिएगा सन गॉड है, और उनकी जो
वाइफ है उषा, उन्हीं को जो है पूजा अर्चना किया जाता है। आपको ये पता होगा जब छठ पूजा होता है तो 4 दिनों का यह फेस्टिवल होता है और झारखंड, बिहार, यूपी में तो बहुत ही जो है उत्साह के साथ इसको मनाया जाता है, यानी कि लार्ज स्केल पर इसको मनाया जाता है। नहाए खाए के साथ ये शुरू होता है, उसका छोटकी लोहड़ आता है, ये जिस दिन खीर भोजन होता है, और बड़की लोहड़ होता है जिस दिन आप लोग घाट पर रहते हैं, और चौथा दिन जो होता है उसमें आपको पता होगा पारण होता है। तो यही 4 दिन यह फेस्टिवल चलता है। तो आंसर इसका ही है। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा को जो है मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, बसंत पंचमी ना, इसको ध्यान रखिएगा। और बसंत ऋतु को पाकिस्तान में जश्न बहारा कहा जाता है। और 7 मीटर हाई स्कल्पचर नोन एज सदाशिव रिप्रेजेंटिंग 3 एस्पेक्ट्स ऑफ लॉर्ड शिवा इज फाउंड एट डैश केव, यानी कि बोला जा रहा है कि 7 मीटर जो है से ऊंची, यहाँ पे 7 मीटर ऊंची है सदाशिव मूर्ति है जो कि शिव के है, तो वह किस गुफा में पाया जाता है? तो यह एलिफेंटा गुफा में देखने को मिलेगा, नवी मुंबई में है, यानी कि महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, इसको याद रखिएगा। तो आंसर इसका है। आइए इसका 7 मीटर हाई जो स्कल्पचर है उसको भी देख लीजिएगा, यह एलिफेंटा केव्स में से है, राष्ट्रकूटा के द्वारा जो आपको पता होगा इसको बनवाया गया था। तो आंसर इसका हो गया, ए इसका आंसर है। भीमबेटका आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, इसको याद रखिएगा। भीमबेटका की गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में है, जो कि यहाँ ऑप्शन नंबर डी था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कभी जब आएगा तो उसको याद रखिएगा, यूनिफॉर्म नंबर होना चाहिए, यानी कि 1 4 है दूसरा भी 4 होगा। तो इस तरह से आर्टिकल इसको याद रख लीजिएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहने का मतलब होता है समान नागरिक संहिता, यानी कि सबके लिए बराबर जैसे कानून है। तो यही बात करता है, ऐसा थोड़ी है कि मैं हूं तो मेरे लिए अलग कानून है, दूसरा आप हैं तो आपके लिए अलग कानून है, ऐसा नहीं है। सबके लिए जो है समान कानून है। और इसको बनाने के पीछे का मेन पर्पस यही था कि कम से कम महिलाओं को जो होता है ना, ज्यादातर महिलाओं, वैसे तो सबके लिए है लेकिन ज्यादातर महिलाओं को जो है हम लोग ऑन द सेम लाइन लेकर चल सके, इसके लिए इसको लाया गया था। क्योंकि बहुत जगह देखिएगा महिलाओं को जो है प्रॉपर राइट नहीं, मतलब बोल सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से कोई काम के लिए देखा नहीं जाता है कि आप लोग महिला हैं, तो वेजेज भी उन लोगों को कम दिया जाता है, या उन लोगों को प्रॉपर नहीं समझा जाता है कि इस काम के लिए आप लोग लायबल हैं। ओके ना, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी के बारे में बात करता है। बाकी यहाँ पे देख लीजिएगा आर्टिकल जो 24 है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 साल से जो कम बच्चे होता है उनको आप लोग फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करवा सकते हैं, ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको पता होना चाहिए आर्टिकल आपको अगर बात करते हैं यहाँ से 12 से लेकर 35 तक, तो 12 से लेकर 35 तक तो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और ये जो यहाँ से 36 से लेकर 51 तक आता है वह डीपीएसपी का यह पार्ट होता है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसी के अंतर्गत जो है आर्टिकल 44 आता है। तो यानी कि यह जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसके अंतर्गत यह आता है, डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 44। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी फंडामेंटल राइट है। तो देखिए आप लोग कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या फिर आर्टिकल पढ़ते हैं तो कम से कम इतना जो नॉर्मली है 1 से लेकर मतलब जितना भी आर्टिकल है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है ये सब, और भी जितने आर्टिकल है जैसे कि मतलब 12 से लेकर 35 तक बीच में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्लस में जो डीपीएसपी का आर्टिकल है, और उसमें अगर देखिएगा तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उन लोग का इम्पीचमेंट से है, और कुछ कैग के बारे में लिखा हुआ है। तो ये सब ना आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो संविधान में संशोधन हुआ है ये सब आप लोग याद रख लीजिएगा, जो बहुत बार पूछा जाता है। ओके ना, तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और वही क्वेश्चन आता है जो लिस्ट जो होता है नॉन, वो उतना नहीं पूछा जाता है, जो बहुत बार पूछा गया वही आपसे पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं द डैश स्टेटस the dash states that no women shall be arrested after sunset and before sunrise except under एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, यानी कि कुछ अगर परिस्थितियों को छोड़ दे तो वुमेन को जो है आप लोग सनसेट के बाद, और मतलब सनसेट के बाद है और सूर्योदय के पहले जो है गिरफ्तार नहीं कर सकते, यानी कि रात में आप लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। यह कौन कहता है? तो देखिएगा इंडिया में कानून है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो कोड ऑफ जो क्रिमिनल प्रोसीजर है तो उसके तहत आप लोग इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे पुलिस एक्ट है, आई थिंक 1861 का होगा पुलिस एक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडियन पिनल कोड है, आपको पता होना चाहिए, यह लॉर्ड मैकाले के काल में लाया गया था 1833, याद है आपको 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसी के तहत इसको लाया गया था, और यह कानून बना था 1834 में। लेकिन यहाँ से जो इंप्लीमेंट हुआ था टोटल वो इंडियन पिनल कोड आया था 1860 में, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, यह आपको देखने को मिलेगा 1958 का, उसी समय जिस समय डीआरडीओ का फॉर्मेशन हुआ था, और नासा का भी फॉर्मेशन 1958 में ही हुआ था। तो कनेक्ट करके इसको याद रख सकते हैं। आंसर इसका हो जाएगा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो देखिए अच्छे से क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस में।
नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी क्लासिफाइड एज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो इसमें आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम करने का मतलब होता है कि इसमें हम लोग इसको बनाते हैं, ये बनता नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट क्या कोई लगाता है, गलत बात है। कोई बोलता है कि हम जंगल लगा दिए, ये गलत बात है। जंगल को आप लोग छेड़छाड़ मत कीजिए, जंगल खुद लग जाता है, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं होगा। उसके बाद लेक्स भी हम लोग बनाते नहीं हैं, कुछ कुछ तो होता है, बना देते हैं कहीं कहीं। और उसके बाद पोन्ड्स भी है। ये सब जो है से नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है, लेकिन गार्डन खुद नहीं बनता है, गार्डन जो है से बनाना पड़ता है। तो यह एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो इकोसिस्टम जो वर्ड है ना, यह कॉइन किया गया था सर आर्थर जी टेंसले के द्वारा। कभी कभी आपसे पूछ भी देते हैं कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया, इकोसिस्टम किसने दिया, सॉफ्टवेयर शब्द किसने दिया, कंप्यूटर शब्द कौन सा भाषा का है, मतलब ये सब आपसे पूछ देते हैं कभी कभी, तो इसको देख लीजिएगा। आर्थर जी टेंसले के द्वारा इकोसिस्टम वर्ड को कॉइन किया गया था। आंसर इसका सी है। गार्डन एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है, यह खुद नहीं बनता है, इसको बनाया जाता है। क्लियर? अकबरनामा इज अ डैश वॉल्यूम हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेन रिटेन बाय अबुल फजल। अब तक तो बहुत बार पढ़े होंगे कि जो अकबरनामा है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट में पूछा है। अब एग्जामिनर को भी पता है कि सबको पता है कि अकबरनामा किसने लिखा है। अब ये पूछ दिया आपसे कि बताइए कि कितना वॉल्यूम था। होता है ना वॉल्यूम, जैसे कि अगर 12th क्लास मतलब अगर 12 में अगर रहते हैं आप लोग, या फिर बोलते हैं कि अगर इंजीनियरिंग का चाहे आप बोल सकते हैं कि जेई का प्रिपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स कितना वॉल्यूम होता है, तो 2 वॉल्यूम आपको दिया जाता है। तो अब जो है से उसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो अकबरनामा है उसमें कितना वॉल्यूम था। तो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था, यह पर्शियन भाषा में था, इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था और इसमें टोटल 3 वॉल्यूम था। ज़्यादा मैं भी नहीं पढ़ा हूँ इसको, मतलब पढ़ा ही नहीं इसको, बस छोटे छोटे मतलब छोटे मोटे नॉलेज यहाँ पे है कि 3 वॉल्यूम था, पर्शियन लैंग्वेज में था, अबुल फजल तो लिखा गया था, और अकबरनामा उसका नाम था। अकबर 13 साल की उम्र में बादशाह बने थे, आपको आइडिया होना चाहिए। और ये जो थे अनपढ़ थे, ओके ना, तो कुछ कुछ आइडिया रख सकते हैं। अनपढ़ थे तो अपना बायोग्राफी खुद नहीं लिख पाएंगे, तो ये इसी अबुल फजल लिखे थे। जबकि जो बाबर थे वह अपना बायोग्राफी खुद लिखे थे, बाबरनामा, उसको याद रखिएगा। और बाकी जो जहांगीर थे वह जहांगीर नहीं सॉरी हुमायूं जो थे, हुमायूं नामा जो लिखा गया था वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। गुलबदन बेगम हुमायूं लिखे थे। और फर्स्ट कम से कम 5 जो मुगल बादशाह हैं उनको याद रखिएगा। बाबर से आते हैं हुमायूं, अकबर, उसके बाद जहांगीर और उसके बाद शाहजहां। कम से कम इतना याद रखिएगा, कभी कभी ऑर्डर में लगाने के लिए दे देता है। Which of the following is a well-known variety of coffee initially brought to India from Yemen? यमन से इसको लाया गया था। बोला जा रहा है कौन सा वैरायटी ऑफ कॉफी था जिसको इनिशियली इंडिया में लाया गया था? यनम से, सॉरी यमन से लाया गया था। यमन, यनम एक जगह है, पंडित आपको पता होगा तो अलग ही हो गया वो। यमन यहाँ पे है ना इंडिया में, वो तो आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे यमन है, तो ये लाया गया था अरेबिका। अरेबिका नाम था उस कॉफ़ी का, इसको याद रख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसका देखिएगा तो काफ़ी टाइम लग जाता है, 7 साल लगभग लग जाता है इसका, मतलब जो प्लांट होता है उसको तैयार होने में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वैरायटी है कॉफ़ी का। बाकी कॉफ़ी का अगर उत्पादन के बारे में बात कीजिएगा तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होता है ब्राज़ील में, इसको याद रखिएगा। और ब्राज़ील जो है नॉर्थ अमेरिका में जो है से लार्जेस्ट कंट्री है, यानी बाई एरिया, इसको याद रखिएगा, एरिया वाइज लार्जेस्ट कंट्री है। यह आपका यहाँ पर गलत बोल रहा था, साउथ अमेरिका में है। और नॉर्थ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा कनाडा ना, नॉर्थ अमेरिका में लार्जेस्ट कंट्री है कनाडा, और साउथ अमेरिका में ब्राज़ील देखने को मिलेगा। ओके, इसको देखिए यहीं से लाया गया था, मतलब लाया तो गया था यनम से, अरेबिका नाम था, लेकिन ब्राज़ील अभी वर्तमान में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी का। और भारत में तो आपको पता होगा कर्नाटका वाला रीजन है कॉफ़ी, और चाय में तो आपको आसाम पता होगा। और दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी चाय के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन वे वेस्ट बंगाल से आते हैं। और दार्जिलिंग टी पहला ऐसा जो मतलब बोल सकते हैं प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग दिया गया था, ओके ना, 2004-5 में। उसके बाद चाहे विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पाइपिटल जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसमें धुरांग ग्रंथि कौन है, संधि कौन सा है? तो जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट्स द हेड, तो हेड से जहाँ पे नेक ज्वाइन करता है उसको वहाँ पे धुरांग होता है, मतलब यहाँ से घूमने वाला होता है। धुरी समझ रहे हैं, धुरी पर क्या होता है, धुरी पर कोई चीज़ जो है ऐसे घूमता है। तो इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है और पाइपिटल जॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का हेड जो है से घूम जाता है, जबकि आपको आइडिया होगा कि हमारा आँख जो है से 150 डिग्री तक देख सकता है। क्लियर है ना, दोनों आँख। तो चलिए इतना हो चुका है या तो चलिए ये जो हो चुका है पाइपिटल जॉइंट। बाकी थोड़ा सा इसको रीड कर लीजिएगा, कहाँ पे कौन सा जॉइंट पाया जाता है। आंसर इसका ए हो गया। विच ऑफ द फ्लोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द कंसेप्ट ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी के बारे में पूछा गया है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आप लोग कैसे निकालते हैं।
जीडीपी लिखा हुआ है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से इनकम आप लोग एब्रोड से हटा दे रहे हैं, जीडीपी में इनकम बाहर से लाकर उसको मिला दे रहे हैं। उसके बाद होता है जीडीपी में डिप्रिसिएशन आप लोग हटा दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मूल्यह्रास जो होता है उसको हटा दे रहे हैं। और जीएनपी होता है जो आप लोग का ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें से जो है से डिप्रिसिएशन को हटा दे रहे हैं। तो कौन सा इसका सही होगा? तो देखिए जो एनडीपी होता है उसमें जीडीपी से हम लोग डिप्रिसिएशन को, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन तो एक दोनों गलत है, एक जगह प्लस करना होगा एक जगह माइनस करना होगा ना, इसको पीडीएफ में आपको सही कर दूंगा, इसको प्लस मान लेते हैं। तो आंसर इसका जो है से यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। जीडीपी में से हम लोग को डिप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, तब जाकर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनता है। और जीडीपी आपसे क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया कि जीडीपी आखिर होता क्या है। तो जीडीपी में जितना एक साल में के बारे में चर्चा किया जाता है कि एक साल में जितना गुड्स एंड सर्विसेज आपका विद इन कंट्री प्रोड्यूस हुआ है, प्लस में जो फॉरेन कंट्रीज बोल सकते हैं कि जो विदेश से प्राप्त आय है, सबका कॉम्बिनेशन हो जाता है, उसको हम लोग जीडीपी काउंट करते हैं। और जीडीपी में से डिप्रिसिएशन हटा देते हैं, तब जाकर हमारा बन जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो वही एनडीपी होता है। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो यहाँ पे जीडीपी लिखा हुआ सम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर, ये लिखा हुआ है। तो इन अ फाइनेंशियल यहाँ पे सम बोला है ना, सम मतलब जोड़ होता है, तो विदेशों से प्राप्त जो आया था वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि आपका आंसर भी था, उसमें जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को आप लोग हटाते हैं। और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जिसको जीएनपी के नाम से जाना जाता है, उसमें आप लोग जीडीपी में इनकम फ्रॉम एब्रोड उसको ऐड करते हैं, तब जाकर आपको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बनता है। और एनएनपी बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, और एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को हम लोग हटाते हैं, या एनएनपी निकालने के लिए जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड में से डिप्रिसिएशन को आप लोग हटा सकते हैं। ओके ना, तो इसको देख लीजिएगा। और इसको अगर समझना होगा तो जो एनएनपी होता है जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड, इसको जब हटाया जाता है तो वह जीएनपी आता है। तो जीएनपी में से हटाइए, चाहे इसको बोलिए चाहे इस तरह से बोलिए, कान उल्टा पकड़िए चाहे सीधा, कान पकड़ा रहा है, बात सही है, ठीक है, मतलब एक ही है, समझ गए होंगे। तो आंसर इसका हो चुका है सी, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन हो जाएगा। बाकी एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि इंडिया में आपको पता होगा कि मतलब रेमिटेंस का तो कॉन्सेप्ट आप लोग समझते होंगे कि रेमिटेंस मतलब विदेशों से जो आय होता है, यानी पैसा जो भेजा जाता है भारत में, वह पूरा वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज़्यादा पैसा भेजता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद चाइना है नंबर 2 पे, लेकिन मेरा क्वेश्चन यह है कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आखिर आता कहाँ है? रेमिटेंस जो है से हम लोग तो लेते हैं, मतलब इंडिया में आता है, लेकिन आता कहाँ से सबसे ज़्यादा? क्वेश्चन आपसे यह है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा। और हाँ, मैं बताना भूल जाता हूँ, बहुत दिनों के बाद क्लास आ रहा है, आप लोग को तो पता है कि झारखंड का गवर्नमेंट का क्या हालचाल है, उस वक्त बताने को मुझे हो सकता है नहीं, तो आप लोग पढ़ाई को ना करते रहिए। बाकी मैं यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज़ तो कवर करा ही रहा हूँ, और जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा मैं और भी ज़्यादा रेस हो जाऊँगा। बाकी टाइम टू टाइम आपको हर एक क्लास तो लगभग तो मिल ही रहा है। ओके, और जहाँ तक बात है करंट अफेयर का, एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आने दीजिए तो लास्ट 6 मंथ में कवर करूँगा बाद में, ठीक है, इसको अभी करंट अफेयर में नहीं डालूंगा। ओके, आज जीपीएससी का कॉर्नर भी नहीं डाला हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और यूपीएससी में मुझे लगता है शायद पूछा गया था या नहीं, शायद इसका सिलेबस में होगा, एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है कि पूछा गया कि नहीं, लेकिन देखिए इस सभी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है वह हैंड रिटन जो है से किसके द्वारा किया गया था? तो उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बीआई होगा, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैंड रिटन मतलब हाथ से लिखे थे शुरू में। देख लीजिएगा इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिलेगा, संविधान है। और ये जो था ना, इसका जो अगर आप लोग देखते होंगे फॉन्ट स्टाइल, आप लोग कंप्यूटर पढ़ते होंगे तो पता होगा फॉन्ट स्टाइल था। तो ये जो फॉन्ट स्टाइल था ना, ये जो लिखा गया था ओरिजिनली, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, यूपीएससी तो ऐसे फंसाती है। तो ये इटैलिक में आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, ये इटैलिक है ना, इटैलिक आपको देखेंगे तो इस तरह से आप लोग को टेढ़ा टेढ़ा लिखा हुआ मिलता है, उसको इटैलिक बोला जाता है। तो इटैलिक इसका फॉन्ट स्टाइल में लिखा गया था। तो ओरिजिनली जो है संविधान इसको लिखा गया था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था इसको बनाने में। और संविधान दिवस का मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, तो ऑब्वियस सी बात है 26 जनवरी को मनाया जाता होगा संविधान दिवस। क्या सही बात है? गलत बात है, 26 जनवरी को नहीं, 26 जो है से नवंबर को जो है से संविधान दिवस मनाया जाता है। पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया था, ये आपसे क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है कावेरी संक्रामण, संक्रमण नहीं है संक्रामण है। तो कावेरी संक्रामण इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन डैश इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर मंथ मनाया जाने वाला जो कावेरी संक्रामण है त्यौहार है, वह कहाँ मनाया जाता है? तो यह कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगा। आपको तो पता होगा कावेरी रिवर जो है से ताल कावेरी कर्नाटक से निकलती है। तो ये जो त्यौहार होता है अक्टूबर मंथ में, तो जिस दिन कावेरी नदी का उद्गम हुआ था, यानी कि बोल सकते हैं ओरिजिनेशन हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में से त्यौहार को मनाया जाता है कर्नाटक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी कैपिटल कहाँ पे है? बेंगलोर, जहाँ पे इसरो का हेड क्वार्टर भी है।
ओके ना। साइंस सिटी, गार्डन सिटी कहते हैं। और आपको पता होगा इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बोला जाता है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साउंड IISc बेंगलोर है, जो संस्थान है एजुकेशनल बोल सकते हैं इंस्टीट्यूट, और नंबर 1 पे जो आता है वो IISc बेंगलोर आता है। आंसर इसका कर्नाटका हो जाएगा। बाकी एक मैं कम्युनिटी में क्वेश्चन डाला था, बथुकम्मा फेस्टिवल, तो बथुकम्मा तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। पहले दोनों में किया जाता था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, लेकिन जब पता होगा 2 जून 2014 को जब तेलंगाना अलग हुआ आंध्र प्रदेश से, उसके बाद जो है सेम यह मिल रूप से तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। इसका कैपिटल हैदराबाद है, और अभी जो आंध्र प्रदेश बना उसका कैपिटल अमरावती बना है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस तो समझते होंगे, हर्बीवोरस यहाँ पे बोला गया है। हर्बीवोरस फॉर्म द डैश ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन। फूड चेन तो समझते होंगे, जो लोग एक दूसरे पर जो है खाते हैं, जैसे कि घास है तो उसको कौन खा गया, ग्रास होपर खा गया, ग्रास होपर को मेंढक खा गया, मेंढक को सांप खा गया, सांप को चील खा गया। तो इस तरह से फूड जो है चेन बन जाता है, ये जो इसका फूड है वो खा गया, उसका जो भोजन है उसको खा गया, उसको खा गया, तो इस तरह से फूड चेन बनता है। तो फूड चेन में जो हर्बीवोरस होता है, हर्बीवोर जो होते हैं वह कहाँ पे स्टैंड करते हैं। हर्बीवोरस मतलब क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस के बेसिस समझिए। हर्बीवोरस मतलब हरा भरा चीज, यानी कि प्लांट्स को खाता है। और प्लांट्स को खाता है यानी कि प्लांट्स तो है, ओके ना, प्लांट से प्लांट्स का प्रोडक्ट खाता है। तो प्लांट जो होते हैं वह प्राइमरी जो है से बोल सकते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो ये जो होता है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आता है। यह जो है प्राइमरी जो है प्रोड्यूसर होता है, ओके ना। प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर को ही बोला जाता है, जो कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर आता है। इसको ध्यान रखिएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन को मैं पहले भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी लगेगा आपको कि ये जो प्लांट्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स हरे भरे चीज होते हैं, यह क्या करते हैं, यह जो होता है यह जो प्रोड्यूसर होता है। तो यह जो होता है से प्रोड्यूसर होता है, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होता है। यह खाना बनाता है तो खुद नहीं खाता है, इसका खाना को इन लोग हर्बीवोरस यानी कि जो हरे भरे खाने वाले लोग होते हैं, जैसे हिरन हो गया, गाय हो गई, ये सब हर्बीवोरस में आते हैं, तो ये खा जाते हैं। तो ये सब प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। कभी भी ये मत समझिएगा कि फर्स्ट यहाँ पे जो खाना बना रहा है वही खा रहा है तो प्राइमरी यही होगा। उन लोग प्रोड्यूसर होता है, न कि कंज्यूमर। तो प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है तो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आता है, फर्स्ट नहीं। प्लांट्स अपना खाना को नहीं खाते हैं। ठीक है, आंसर इसका बी है। देखिए क्या, कोई पेड़ ऐसे फल दिया और कोई खा गया, ऐसा थोड़ी होता है। तो आंसर इसका बी है। पॉन्ड इकोसिस्टम कुछ यहाँ पे साथ क्वेश्चन में पॉन्ड इकोसिस्टम था, इसको पीटी में सही कर दूंगा। आइए थोड़ा सा पॉन्ड इकोसिस्टम देख लेते हैं। जहाँ पर पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एल्गी लिखा हुआ है, उसके बाद पॉन्ड स्नेल लिखा हुआ है। तो एल्गी क्या होता है, एल्गी जो होता है से ग्रीन कलर का होता है, और यह फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा जो है से अपना फूड बना सकता है। क्लियर है। तो ये क्या हुआ, प्रोड्यूसर हो गया। और इसको कौन खाएगा, पॉन्ड स्नेल जो है इसको खाएगा। तो क्या हुआ ना ये प्राइमरी कंज्यूमर। अब क्या खाया, इस तरह से अगर हम लोग पॉन्ड से बाहर निकल कर देखेंगे तो यह प्लांट के जैसा कार्य कर रहा है, ओके ना। और ये जो यहाँ पे पॉन्ड स्नेल दिख रहा है वह जो है मान लेते हैं डियर के जैसा, यानी कि हिरन के जैसा कार्य कर रहा है। क्लियर है। तो प्राइमरी को जो खाया, प्रोड्यूसर को जो खाया वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। तो उसी तरह से अगर पॉन्ड इकोसिस्टम का एग्जांपल लें तो प्रोड्यूसर क्या हो गया, प्रोड्यूसर यहाँ पे एल्गी हो गया, और उसके बाद इसको खाने वाला स्नेल है तो यह प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। तो यह सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये सब पता होना चाहिए आपको। और यहाँ पे पता होगा कि जो ट्रॉपिक लेवल आप लोग करते हैं, मतलब ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, एक ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उसमें 10% एनर्जी ही होता है। क्लियर है ना। इसको 10% लॉ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन 13 है, हु एस्टेब्लिश द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसको इस्कॉन के नाम से जाना जाता है। तो इस्कॉन जो बनाए थे उनका नाम था भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो इनके बारे में याद रखिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जो भी बोला जाता है कि इस्कॉन के जो फॉलोवर्स होते हैं, डिवोटी होते हैं, वो इस तरह का जो है से बोल सकते हैं कि इंचेंट करते हैं, यानी कि भक्ति गान करते रहते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और राम भी इस तरह से बोलते हैं, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से इन लोग का इंचेंटमेंट देखने को मिलेगा, यानी कि ये लोग ऐसे गाते फिरते रहते हैं। तो इनको याद रखिएगा, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु पाद लिखा हुआ है। तो यही इस्कॉन के संस्थापक हैं। क्वेश्चन 14 आता है, एज पर द न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज द सेम प्रॉपर्टीज एज सोडियम। सोडियम Na क्यों लिखा जाता है, क्योंकि इसका लैटिन नाम है नेट्रियम। के पोटेशियम होता है, कैलियम होता है इसका नाम, एफी फेरम होता है, सब कुछ पता होना चाहिए। कॉपर का क्यूप्रम होता है, और भी बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा। और टंगस्टन का डबल होता है ओल्फ्रम। तो ये सब कुछ लैटिन नेम भी आपको पता होना चाहिए।
तो देखिए न्यूलैंड्स का जो लॉ था आपको पता होना चाहिए कि जो जनरल साइंस आप लोग पढ़े होंगे तो केमिस्ट्री में लेसन नंबर 5 है 10th में, तो उसमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट्स पढ़ाया गया होगा, जिसमें बोलते थे कि आफ्टर 8 को एलिमेंट के बाद जो है हर एक आठवां एलिमेंट जो है का प्रॉपर्टी पहले के बराबर होता है, इसीलिए जैसे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिए थे। तो उनका आप लोग टेबल देखिएगा तो इस तरह से होता है। जो संगीत का जो सुर होता है सा रे गा मा पा धा नी सा, 8वां लेटर देखिए सा रे गा मा पा धा नी सा। अगेन जो 8वां वर्ड आ रहा है वह जो ऐसे पहला जो ऐसे लेटर के मतलब जैसा जो ऐसे साउंड इसका आ रहा है, तो एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास ही था, यानी कि एक के अकॉर्डिंग इसको जो है ये सजाए थे, सारा जितना भी आया था शुरू सब जो है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसको सजाना शुरू किए थे एलिमेंट्स को। तो उसके अकॉर्डिंग का कहना था कि जो हर एक का जो पहला एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी 8वां के बराबर होगा, और जो फिर बोल सकते हैं 9वां होगा उसका 16वां के बराबर होगा। इस तरह से आप लोग को आगे चलता जाएगा, ओके ना, इस तरह से देख लीजिएगा। क्लियर है? तो इस तरह से होता है। तो इस तरह से आपको पूछा गया था, लिथियम का पूछा गया था, साथ सोडियम का पूछा गया था। सोडियम किसके बराबर होगा प्रॉपर्टी? या लिथियम के बराबर होगा, ओके ना। और ये देखिएगा तो लिथियम सोडियम ये सब आप लोग देखने को मिलेगा। तो यह ग्रुप 1 का मेटल है, ओके ना, आपको पता होना चाहिए। ये ग्रुप 1 मेटल है जिसको अल्कली मेटल के नाम से भी जाना जाता है। और जितना भी आपको आता है बेरिलियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम, ये सब ग्रुप 2 कम है। और ग्रुप 2 को आप लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए आंसर इसका लिथियम हो जाएगा। लिथियम सबसे हल्की धातु है, आपको पता होना चाहिए। और ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में, जरा बताइए, बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द फिच 5 ईयर प्लान। तो फिच 5 ईयर प्लान पूछा गया क्वेश्चन कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, तो यह 10वां 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया था 2005 में। इसको याद रखिएगा, सही बात है। या सही है। 2005 से चला होगा 2007 तक। क्लियर है? 10वां 7 से चला था, आपको 12 तक चला होगा 11वां, और 2012 से 2017 तक आपको पता होगा यही जो है 12वां 5 ईयर प्लान था। अब यह लास्ट था 5 ईयर प्लान, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको पता होगा नीति आयोग का कॉन्सेप्ट जो है 12-17 तक, 2015 में नीति आयोग का कॉन्सेप्ट लाया गया था, और उसके बाद इसको बदल दिया गया था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, पदाध्यक्ष, वो हमेशा से प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यहाँ पे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन यानी कि हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देते हैं आप लोग। हॉर्टिकल्चर तो समझते होंगे बागवानी होता है, ओके ना, पेड़ पौधे लगाते हैं आप लोग, जो फल फ्रूट देते हैं वे सब। तो नेशनल जो हॉर्टिकल्चर मिशन है इसको देख लीजिएगा, 2005 में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 2005-6 में शुरू किया गया था। और इसी जो स्कीम आप लोग को देखने को मिलेगा वह जो है ये जो बोल सकते हैं ना कि सेंटर सेक्टर स्कीम है, सेंटर सेक्टर स्कीम है, सही बात है? नहीं, सेंट्रल जो है स्पॉन्सर स्कीम है। स्पॉन्सर करने का मतलब होता है कि यह स्पॉन्सर करती है, पूरा धन मुहैया नहीं कराते हैं, क्योंकि इसमें देख सकते हैं 85% जो धन है वह सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, और 15% जो शेयर है वह स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो यह सेंट्रल जो है स्पॉन्सर्ड स्कीम हुआ, न कि सेक्टर। सेंट्रल अगर सेक्टर स्कीम होगा तो उसमें 100% जो पैसा है वह सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ओके। और जबकि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में ऐसा नहीं होता है, कुछ पैसा जो है वह जो है स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन एक सेंट्रल जो है स्पॉन्सर्ड स्कीम का एग्जांपल है। 2005 में शुरू हुआ था, 10वीं पंचवंशीय योजना है, इसको ध्यान रखिएगा। टोटल 12वीं है, 12वीं पूछते हैं आपसे। और पहला तो पता होगा जवाहरलाल नेहरू के टाइम में शुरू किया गया था, 1951 से लेकर 56 तक। तो ये सब कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है उसमें जो है आपको पता होना चाहिए, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। पहला जो पंचवर्षीय योजना का प्लान था वह था एग्रीकल्चर पर फोकस किया था, और सेकेंड जो था वह इंडस्ट्री पर फोकस किया था। नेक्स्ट सेक्शन 3 में हम लोग देखेंगे झारखंड जी के। हु लेड तमाड़ रिवोल्ट इन 1782। 1782 में जो तमाड़ रिवोल्ट था उसको कौन लीड किए थे? तो उनका नाम था ठाकुर भोलानाथ सिंह। तो ठाकुर भोलानाथ सिंह जो है तमाड़ विद्रोह को लीड किए थे। और उस समय जो है जो नागवंशी किंग थे 1782 में, वह थे आपको दर्पनाथ शाह। तो दर्पनाथ शाह को याद रखिएगा। अर्जुन सिंह काफ़ी इंपोर्टेंट है ना, और जितना भी 1857 का क्रांति है उसमें पूरे जो है सिंहभूम क्षेत्र पर जो था यही थे, मतलब लीड वही किए थे सिंहभूम क्षेत्र के ऊपर, अर्जुन सिंह। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मेदिनीनाथ तो आपको पता होगा पलामू के थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रतापी राजा थे, और इन्होंने प्रजा से कभी कर नहीं लिया था, ओके ना। मेदिनी रॉय चेरोवंश से यह रिलेटेड थे। ठाकुर रेनी साहब भी जो है आपको देखने को मिलेंगे, यह नागवंशी किंग थे। तो ठाकुर भोलानाथ सिंह जो है आंसर इसका है डी। क्वेश्चन 2 है, वेयर इज द डिवीजन ऑफिस ऑफ ईस्ट रेलवे
लोकेटेड इन झारखंड, तो झारखंड में जो ईस्ट डिवीजन ऑफिस है ईस्ट रेलवे का, वह पाकुड़ में देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन में कुछ ना मुझे डाउट है, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। ओके, इसको मैं चेक करूंगा अगेन। आंसर इसमें मैं देख रहा था तो बुक में पाकुड़ ही दिया हुआ था। बाकी तो आपको हेड क्वार्टर पूछेगा ईस्ट रेलवे का, तो हेड क्वार्टर तो रांची में है, सबको पता होगा। जो हेड क्वार्टर है ईस्ट रेलवे का वो तो रांची में है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे डिवीजन ऑफिस पूछा था ईस्ट रेलवे का, तो वो आंसर उसका पाकुड़ दिया हुआ था। ओके, आंसर इसका ए है। पायराइड्स फॉस्फेट एंड केमिकल लेबोरेटरी सिचुएटेड इन, तो जो पायराइड्स फॉस्फेट है केमिकल लेबोरेटरी है वो कहाँ पे है, तो वो आपको देखने को मिलेगा गोमियो में ना। तो गोमियो में जैसे विस्फोटक कारखाना भी है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। बोकारो में तो पता होगा, बोकारो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको सिटी देखने को मिलेगा, और ये जो है से पूरे एशिया का दूसरा जो है ग्लोबल एक्टिव सिटी है ना। ग्लोबल एक्टिव सिटी भारत का पहला, एशिया का दूसरा ग्लोबल एक्टिव सिटी यह बनेगा बोकारो। आंसर इसका गोमियो है। वहीं पे जैसे पायराइड्स फॉस्फेट एंड केमिकल लेबोरेटरी है, गोमियो आंसर इसका। नेक्स्ट आता है विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एज पर द पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसे लार्जेस्ट है, तो ये आपका वेस्ट सिंहभूम होगा ना। तो वेस्ट सिंहभूम का एरिया सबसे ज़्यादा है, और बाकी रामगढ़ का देखिएगा एरिया जो है सबसे कम है। क्लियर है, एरिया वाइज सबसे कम रामगढ़ है, सबसे ज़्यादा वेस्ट सिंहभूम है। अगर यहाँ पे गलत है, यहाँ पे एज पर एरिया लिखना होगा, इसको पीडीएफ में सही करना पड़ेगा। यहाँ पे सही है, क्षेत्रफल सही लिखा था, यहाँ पे इंग्लिश में गलत है। तो एरिया वाइज था और रामगढ़ हो गया। बाकी अगर पूछेगा आपसे पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा जो है जो बड़ा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, वह रांची है, और सबसे कम आपको देखने को मिलेगा लोहरदगा ना, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका डी है। बाकी तो आपको पता होगा 79716 स्क्वायर किलोमीटर झारखंड का पूरा एरिया है। एरिया वाइज हम लोग यहाँ पे 15वां स्थान पे हैं, और पॉपुलेशन वाइज 14वां स्थान पे हैं। एरिया जो झारखंड का आपको देखने को मिलेगा वो आपको 2.42 के आसपास देखने को मिलेगा, और जो पॉपुलेशन है वह 2.72% है। ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा एज पर द सेंसस ऑफ 2011। नेक्स्ट है व्हेन वाज नागवंशी किंग दुर्जन साल रिलीज्ड फ्रॉम द प्रिजन ऑफ जहांगीर, तो आपको पता होगा जहांगीर के कैद में दुर्जन साल, जो कि नागवंशी किंग थे, 12 साल में इनको कैद में रखा गया था, और उसके बाद जो है से उनको जो है से छोड़ा गया था 1627 में। तो लगभग बोल सकते हैं कि 1614 के आसपास इनको जो है गिरफ्तार किया गया था, और कैद में रखने के बाद जो है से इनको रिलीज किया गया था 1627 में। ओके ना, और क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि कितना रुपया पर छोड़ा गया था, सालाना कितना कर देना था। चलिए मैं बता देता हूँ, 6000 रुपया पर इनको छोड़ा गया था ना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जेपीएससी में आ चुका है। क्लियर, चलिए 6000 रुपया पर छोड़ा गया था। हीरो की पहचानने की अद्भुत क्षमता थी इनको, तो छोड़ दिया था दया करके जहांगीर। व्हिच प्रोग्राम हैज, अच्छा किस किले में रखा गया था जरा बताइएगा। व्हिच प्रोग्राम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू प्रोटेक्ट द हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक समुदाय की विरासत को संरक्षित करने के लिए ये योजना शुरू किया गया था। समझ रहे हैं हम, उनका जो विरासत है, जो लिविंग स्टाइल है, कल्चर है, कुछ उन लोग से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको योजना शुरू किया गया था। उसका नाम था हमारी धरोहर। ये योजना देखिए झारखंड का ही नहीं है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में शुरू किया गया था, लेकिन क्वेश्चन आया था, बुक में मिला तो मैं आपको डाल दिया। तो 2014 का ये योजना है, आपको पता होगा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री भी है आपको, तो उसी के द्वारा जो है शुरू किया गया था 2014 में। हमारी धरोहर इस योजना का नाम है, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। व्हेन वाज रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि रांची नगर निगम का स्थापना कब हुआ था, तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिएगा, 1979 में स्टार्ट हुआ था। ओके, आंसर इसका ए है 1979। हाउ मेनी ब्लॉक्स वेयर डिवाइडेड फ्रॉम रांची टू सेपरेट अ न्यू डिस्ट्रिक्ट खूंटी इन सितंबर 2007। आपको पता होगा सितंबर 2007 में 2 डिस्ट्रिक्ट जो है बनाया गया था, एक आपका रामगढ़ था, एक खूंटी था। तो रामगढ़ को तो आपको पता होगा, उसको हजारीबाग से अलग किया गया था, और जो खुट्टी था उसको रांची से अलग किया गया था। तो यह जो किया गया था वह 6 ब्लॉक को मिलाकर जो है खूंटी डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया था। इसको याद रखिएगा, सितंबर 2007 में। ओके ना, तो रामगढ़ और खूंटी लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा झारखंड में। और झारखंड जब अलग हुआ था 18 डिस्ट्रिक्ट थे, जबकि 19वां डिस्ट्रिक्ट बना था वह लातेहार था, जो कि 1/4/2001 को बना था ना, 1 अप्रैल 2001 को। द स्वर्ण रेखा प्रोजेक्ट इज इन हाउ मेनी स्टेट्स, जो स्वर्ण रेखा नदी प्रोजेक्ट के बारे में बात की जरा, वह कितना स्टेट में है, तो यह 3 स्टेट का परियोजना है। इसको याद रखिएगा, यह 1982 में शुरू किया गया था, और इसको पहले वर्ल्ड बैंक जो है सपोर्ट कर रही थी,
लेकिन उसके बाद हो हल्ला जब होने लगा तो वर्ल्ड बैंक जो है से यहाँ से अपना पल्ला झाड़ लिया। तो 1982 में इसको शुरू किया गया था स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट, और इसमें 3 स्टेट कौन कौन से हैं, तो उसके लिए जो है आप लोग बोझा बांध लीजिएगा। बोझा समझ में आता है, शहर वाले लोग जो हैं उनको समझ में आता है बोझा या नहीं समझ में आता है, जो गांव देहात से है उनको तो पता होगा, तो मैं भी देहाती ही हूँ तो मुझे तो अच्छे से पता है। तो बोझा इसको याद रख लीजिएगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। बी से होता है बंगाल, ओ से होता है उड़ीसा, जे से झारखंड हो जाएगा, JHAR, ठीक है ना। तो बोझा याद रखिएगा, यही स्वर्णरेखा प्रोजेक्ट 3 स्टेट का है। हाउ मेनी ट्राइब्स वेयर लिस्टेड इन द सेंसस ऑफ 1872, तो 1872 में कितने जो है ट्राइब लिस्टेड थे, तो यह जो टोटल ट्राइब थे वो 18 थे। 1800 पता होगा 72 में लॉर्ड मेयो के काल में जो है से पहली बार जनगणना कराया गया था, इसको आपको आइडिया होना चाहिए 1872 में। उसके बाद जो संपूर्ण जनगणना कराया गया था 1881 में हुआ था, और उसके बाद जैसे लगातार 10 वर्ष के पश्चात जैसे चल रहा है। 2011 का जो जनगणना था वो 15वीं जनगणना था पूरा ऑल ओवर बात करें तो, लेकिन आज़ादी के बाद वह 7वीं था, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसका थीम क्या था, तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये थीम था 2011 का सेंसस का। 18 जो ट्राइब थे वो लिस्टेड थे 1872 में, जो कि पहली जनगणना थी लॉर्ड मेयो के काल में। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। आई होप की क्लास में आप लोग जरूर कुछ सीखे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, और अगर शेयर भी कर दें, क्योंकि एजुकेशन और मोटिवेशन सोसाइटी में आगे बढ़ते रहना चाहिए। दैट्स इट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। वंदे भारतम, जय हिंद।